हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य दुबे और एसटीडब्ल्यू पे इंदौर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं आप लोगों को सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और हम लोगों का सोशल साइंस में कौन सा टॉपिक चल रहा था? हम लोगों का चल रहा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मैंने आप लोगों को बताया था, एक कोड था जिसको कि सिविल कोड 1804 बोला गया। उसको एक लैंग्वेज में नेपोलियन कोड भी बोला जाता है, क्योंकि वो कब लागू हुआ था? वो हुआ था नेपोलियन के शासन में, उसने ही लागू किया था। उसने उसमें क्या किया था कि जो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि किसान वगैरह पे टैक्स लगाए जा रहे थे या जुल्म किए जा रहे थे वर्कर्स के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, छोटे मोटे आर्टिसियन के ऊपर। तो उन सबको हटाया था इस कोड के अंदर। ठीक है। हम और हम लोग कहाँ पे थे कि अब ठीक है, बढ़िया शासन चल रहा था फ्रांस में। फ्रांस ने क्या सोचा कि हम लोग तो आजाद हो गए, हम आजू बाजू की जो कंट्रीज हैं उनको और आजाद कराएं। और आजाद करा के किस में मिला लें? हम में ही। मतलब फ्रांस चाह रहा था कि हमारा थोड़ा एक्सपांशन हो जाए। ठीक है। तो वो लोग ऐसा कर रहे थे। उसमें में क्या हुआ कि वहां के लोग काफी खुश थे, उनको नई नई स्वतंत्रता मिली थी। लेकिन उनकी जो खुशी वो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई। क्यों नहीं रह पाई? क्योंकि वहां पे शासन चेंज हुआ। और जब शासन चेंज हुआ तो फिर से थोड़ी सी प्रॉब्लम चालू हो गई। वही सब, टैक्स वगैरह की या और भी कोई दिक्कतें होंगी। देखिए, जब शासन चेंज होता है तो फिर वो उनकी कुछ नई नीतियां लेके आते हैं कि हम लोग अलग तरीके से टैक्स लेंगे या और भी कुछ है। ठीक है। तो जैसे अब आप लोगों का अगला टॉपिक है एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास। ठीक है। एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास। तो देखिए, इसमें क्या डिफरेंस है। ये जो टॉपिक है इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि एरिस्टोक्रेसी कौन थे, मिडिल क्लास कौन थे। तो एरिस्टोक्रेसी क्या थे? जो पहले ही से उच्च वर्ग के लोग थे। उच्च वर्ग में मैंने आपको क्या बताया था? क्लर्जी वगैरह थे, नोबिलिटी थे। ये पहले ही से उच्च वर्ग के लोग थे। और जो मिडिल क्लास नया फॉर्म हो रहा था, मिडिल क्लास कौन सा था? मिडिल क्लास वो था जिन्होंने ट्रेड वगैरह चालू किया, इंडस्ट्रीज वगैरह चालू की। तो जब इनने चालू की तो इन लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आया। दूसरा, इस लोग एजुकेट हुए। तो जो नया एक क्लास बन के आया, एक नया वर्ग उभर के आया, उसको इन लोगों ने नाम दिया मिडिल क्लास। तो अब एरिस्टोक्रेसी वाले लोग कौन थे? जो उच्च वर्ग के लोग थे। उनका क्या था? पहले तो उनने जो वहाँ की फ्रांस की जो अच्छी अच्छी जगह थी उन पर कब्जा करके रखा था। काफी बढ़िया। एक ये लोग एक हाई सोसाइटी में रहते थे। मतलब वो नाम ही जाना जाता था कि जैसे हम लोग अभी बोलते हैं ना, पॉश एरिया में रह रहे हैं, या गरीब लोग एक झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। तो ये कह सकते हो कि उस समय के पॉश एरिया में रहते इन लोग वहां पे रहते थे। दूसरा, इन लोगों का सबसे बढ़िया वाली जमीन पे कब्जा था। ठीक है। और ये ऐसे तो कम थे। मतलब देखा जाए, जैसे हम लोग देखें कि अमीर लोग थोड़े से कम होते हैं, गरीबों की संख्या ज्यादा होती है। मान लीजिए आप किसी गांव में ले लीजिए, तो एक दो घर होंगे जो लोग बड़े लोग होंगे, जिन लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा। बाकी गरीब वर्ग होता है, मजदूर वर्ग होता है। तो सेम इन लोगों के साथ था कि ये ज्यादा नहीं थे, कम संख्या में थे। लेकिन ये था कि ये काफी यूनाइट थे। अब यूनाइट कैसे थे कि जैसे कि इनकी आप बुक में देखिएगा, बुक में लिखा हुआ है कि दे आर ऑफन टाइज विथ मैरिज। मतलब इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ा इन लोगों का ये था कि यूनाइट होने का, एकत्रित साथ में रहने का कारण क्या था कि इन लोगों ने शादियां करवा के रखी थी। अब देखिए, नॉर्मल रिश्ता है किसी के साथ, तो वो सिर्फ वही रहेगा कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन यदि वो रिश्तेदारी में चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं बोलते थे मूवीज में कि चलो हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते। तो उसका क्या मतलब होता है कि जब रिलेशन में, रिश्तेदारी में आ जाता है तो लोग और ध्यान देते हैं, एक दूसरे के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। यदि वो कोई प्रॉब्लम में है सामने वाला तो ये साथ देंगे। ऐसे में चलो ये छोड़ते हैं यार, चलो छोड़ो। जैसे आप मान लीजिए, आज मेरी सिस्टर या आप लोगों की सिस्टर की किसी से शादी होती है, तो आप लोग उसके पूरे फैमिली पे ध्यान दोगे ना कि यार यदि मेरी सिस्टर को कोई प्रॉब्लम है या सिस्टर के हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम जा रही है, तो हम लोग ध्यान देंगे। तो ये लोग ऐसे ही थे, इन लोगों ने यही करके रखा था कि इन लोगों ने, शादियां करवा के रखी थी, है ना। तो उसके कारण ये लोग काफी यूनाइट थे ये कम संख्या में। मतलब देख, चाहते तो ये मजदूर लोग, जो नहीं मजदूर नहीं, जो मिडिल क्लास वाले लोग थे, ये कुछ अपनी क्रांति वगैरह करके इन लोगों को गिरा सकते थे। लेकिन क्या है कि ये लोग काफी यूनाइट थे, एकत्रित होकर रहते थे। वो ऐसा बोलते हैं ना कि संगठन में ही शक्ति है। तो वही था इनके साथ में। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब नेपोलियन का शासन चल रहा था उस टाइम पे, फिर नेपोलियन के शासन के बाद में
जब ये जो बात चल रही है अपनी एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास का, ये एक नया फॉर्म हुआ, एक नया वर्ग बना ना। इसमें क्या हुआ कि एरिस्टोक्रेसी का तो ऐसा ऐसा था, लेकिन मिडिल क्लास लोग कैसे निकले, है ना। मिडिल क्लास लोगों ने क्या किया कि यही सब ओवरसीज ट्रेड वगैरह चालू किया, इंडस्ट्रीज वगैरह चालू की। तो इन लोगों से ऐसे इनका एक नया वर्ग बना। अब एक नया वर्ग बना, तो इनने क्या चालू किया, यही थोड़े से आंदोलन वगैरह चालू किया कि हम लोगों को भी प्रेफरेंस दी जाए, इस तरीके से। अब इसमें एक और बात आती है कि इंडस्ट्रीज वगैरह तो चालू हुई थी, लेकिन इंडस्ट्रीज वगैरह पहले कहाँ चालू हुई थी? ये 18th सेंचुरी में ही चालू हो गई थी ब्रिटेन में, मतलब ब्रिटेन काफी आगे था। ब्रिटेन में पहले इंडस्ट्रीज वगैरह चालू हो गई थी, और बाद में ये कहाँ पे चालू हुई? जर्मनी और इटली वगैरह में। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहले कहाँ पे चालू हो गई थी इंडस्ट्रीज वगैरह? ब्रिटेन में। तो ये जो आपका टॉपिक है, इसमें सिर्फ यही बताया कि मिडिल क्लास लोग कौन थे और एरिस्टोक्रेसी कौन थे। तो एरिस्टोक्रेसी वही लोग थे जिनको पहले से बर्थ मिला हुआ था, मतलब उनके पूर्वजों से चला आ रहा था, उस तरीके का था कि हमारे पूर्वज बड़े लोग थे, फिर ये भी उच्च वर्ग में आए, ऐसे ऐसे। और एक नया वर्ग फॉर्म हुआ था मिडिल क्लास करके। तो वो कैसे बना? वो ऐसे ही बना, इंडस्ट्रीज वगैरह उन लोगों ने स्थापित की, और उनने एजुकेशन लिया, फिर उससे और भी चीजें हुई, ओवरसीज ट्रेड वगैरह किया, या फिर एजुकेशन से कई लोग बिजनेसमैन, देखो, बिजनेसमैन वगैरह बन गए, टीचर्स बन गए, क्लर्क में आए। तो ऐसे ऐसे करके एक नया मिडिल क्लास बना। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं तक था। फिर आपका अगला टॉपिक आता है कि स्वतंत्रता क्या है, व्हाट इज लिबरलिज्म। तो स्वतंत्रता क्या है कि देखिए, स्वतंत्रता सबसे पहले तो ये देखिए कि जो लिबरलिज्म वर्ड है वो कैसे बना है। तो एक लैटिन वर्ड है लिवर, उससे बना है लिबरलिज्म। तो लिवर का मतलब क्या होता है? लिवर का मतलब होता है फ्री, स्वतंत्र, है ना। तो उसी से ये वर्ड बना है लिबरलिज्म। तो देखिए, स्वतंत्रता में सबसे पहले क्या था? इसमें वही बात चल रही है। सबसे पहले यही बात हुई थी कि जो एक मिडिल क्लास नया वर्ग बना था, वो चाह रहा था कि ये सब टैक्स वगैरह का सब खत्म हो, या ऊंच नीच की जो भावना है वो खत्म हो। हम लोगों को भी वही प्रेफरेंस दी जाए जो इन लोगों को दी जाती है। इन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, टैक्स नहीं लिया जाता है, या ये लोग पार्लियामेंट वगैरह में जा सकते हैं, हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो इस तरीके की थे, है ना। इस तरीके का चल रहा था। एक सेकेंड। हाँ, तो लिबरलिज्म की बात चल रही थी। तो ये अभी पूरी यूरोप की बात चल रही है, अभी हम लोग फ्रांस फ्रांस की बात कर रहे थे, लेकिन अब ये स्वतंत्रता की जो बात चल रही है वो पूरे यूरोप की चल रही है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि मिडिल क्लास वालों को, ये पूरे यूरोप में भावना कहाँ से आई? ये फ्रांस से ही चालू हुई। इसलिए फ्रांस रिवॉल्यूशन का जो नेशनलिज्म यूरोप करके जो टॉपिक है ना, उसमें फ्रांस रिवॉल्यूशन का इसलिए ही इतना बड़ा योगदान माना जाता है, क्योंकि हर चीज वहीं से चालू हुई। तो ये भावना भी उन लोगों में वहीं से स्टार्ट हुई। फिर दूसरी क्या भावना आई कि स्वतंत्रता में दूसरी किस चीज की बात की जाती है? वो है सफरेज। सफरेज क्या होता है? एस डबल सफरेज, ठीक है। सफरेज मतलब होता है अ राइट टू वोट, मतलब वोट करने का अधिकार। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था, पूरे यूरोप का ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि हमको भी वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ कि नॉर्मल लोग नहीं, सॉरी, मैं बताता हूँ इसमें क्या हुआ कि वोटिंग का अधिकार जो था ना, वो सिर्फ इन्हीं लोगों को था, एरिस्टोक्रेसी लोगों को था, एरिस्टोक्रेसी लोगों के पास था। ठीक है। अब वो क्या हुआ कि जब भी कोई चुनाव वगैरह हुए या किसी को इलेक्ट करना है, तो यही लोग सिर्फ वोट देते थे। वहां की ऐसी मतलब बोला गया था, ऐसा था कि सिर्फ यही लोग वोट दे सकते हैं, और दूसरे लोग कौन वोट दे सकते हैं? जिन लोगों के पास खुद की जमीन वगैरह है, जो कुछ ऑन करते हैं। बाकी लोग कोई वोट नहीं दे सकते, जैसे मजदूर वर्ग हो गया, आर्टिसियन वगैरह हो गया, उनको वोट देने का ही अधिकार नहीं था। कोई वोट देने का अधिकार नहीं था। सेकंड चीज, महिलाओं को बिल्कुल अधिकार नहीं था। महिलाओं को तो ऐसा बोला जाता था कि जो आपके हस्बैंड बोल रहे हैं, जो फादर बोल रहे हैं, वही बात सुनिए, बाकी आप लोगों को कुछ नहीं करना है। तो ना ही गरीब वर्ग को अधिकार था, ना ही मिडिल क्लास लोगों को अधिकार था, और ना ही महिलाओं का अधिकार था। फिर एक क्या हुआ, एक जैकोबियन करके कोई आया,
वो काफी कम समय के लिए उसने राज किया, लेकिन उसका क्या था कि उसने बोला चलिए ठीक है कि जितने भी एडल्ट मेल हैं वो वोटिंग करेंगे। अभी भी महिलाओं को अधिकार नहीं मिला था। तो अब किन किन को अधिकार मिलेगा कि ये बड़े ये जो कर रहे हैं उच्च वर्ग के लोग, ये तो देंगे ही वोट, साथ में जितने भी मेल्स हैं वो भी वोट दे सकते हैं। फिर ऐसे तो जो अगला वाला स्वतंत्रता की बात की जा रही थी वो इसी के ऊपर थी कि सबको वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, स्पेशली महिलाओं को भी मिलना चाहिए क्योंकि महिलाओं की बात की जा रही थी। ठीक है। फिर इसमें जो अगला वाला टॉपिक आता है वो आता है व्यापार के ऊपर, कि अब व्यापार की स्वतंत्रता कैसी हो। ठीक है, हमने पहला टॉपिक क्या पढ़ लिया, पहला टॉपिक हमने वही पढ़ा था कि स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। फ्रांस में जैसा हुआ था कि ये जो टैक्स वगैरह हटा दिए थे, तो वही था कि ऐसा सब में होना चाहिए पूरे यूरोप में। पहला वो था। फिर सेकंड में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि वोटिंग का अधिकार सबको मिलना चाहिए, चाहे वो निम्न वर्ग के लोग हों, चाहे मजदूर हो, आर्टिशियन वगैरह हो, वर्कर्स हो, महिलाएं हो, सबको मिलना चाहिए अधिकार। ठीक है। फिर अगले में जो नेक्स्ट में आता है उसमें क्या था कि व्यापार में कैसे स्वतंत्रता मिले। व्यापार में स्वतंत्रता के लिए क्या था कि अब अगले जो और दूसरे राज्य हैं उनमें भी व्यापार करना चालू कर दिया। पहले क्या था कि व्यापार आप सिर्फ अपने ही अपने राज्य में कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। अब व्यापार के लिए क्या हुआ कि दूसरे राज्य में भी कर सकते हैं। तो ये जब नेपोलियन के टाइम पे क्या हुआ, एक 39 स्टेट्स का एक संघ बना। 39 स्टेट्स का संघ बना कि हम लोग जो व्यापार करेंगे वो स्टेट्स में व्यापार कर सकते हैं। ठीक है। तो अब स्टेट्स का व्यापार बना। अब जब स्टेट्स का व्यापार बना तो एक व्यापारी था, उसने एक चीज ऑब्जर्व की। वो जब निकला हम्सबर्ग से लेके न्यूमरबर्ग तक, मतलब ये कंट्रीज के नाम, सॉरी वहाँ पे स्टेट्स के नाम है। वहां से जब वो व्यापार करने के लिए निकला उन स्टेट्स के बीच में, तो उसने ऑब्जर्व किया कि यार अपने जब मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ, हर एक स्टेट का अपना एक टैक्स है, हर एक स्टेट की एक अलग करेंसी है ना। तो मान लीजिए वो एक स्टेट में व्यापार करने के लिए गया, है ना, वहां पे उससे एक अलग टैक्स लिया। और टैक्स दोनों चीज में लगता था कि आप जो चीज रखे हो वो कितनी क्वांटिटी में है, उसका कितना वेट है, उस हिसाब से वो टैक्स लेते थे, क्वांटिटी का भी टैक्स लेते थे, वेट का भी टैक्स लेते थे। तो उसने मान लीजिए वो पहले स्टेट में गया, उससे टैक्स लिया। ठीक है। फिर वो दूसरे स्टेट में गया, फिर उससे टैक्स लिया। तो ऐसे ऐसे वो बोलने लगा कि यार ऐसा कैसे व्यापार होगा, ऐसे यदि मैं हर स्टेट में टैक्स दूंगा तो मेरे को तो कुछ बेनिफिट ही नहीं होगा, मेरे को मुनाफा तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ, ठीक है, इस चीज की बात की गई। फिर अगला क्या था, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और थी कि जो ये स्टेट थे 39, इनकी करेंसी और अलग अलग थी। मान लीजिए कि यहाँ पे वही चीज 5 रुपए में मिल रही है ना, तो दूसरे स्टेट में जाके वही चीज 7 रुपए की हो जाएगी। तो ये क्यों डिफरेंस आ रहा था, ये डिफरेंस आ रहा था करेंसी के कारण। जैसे करेंसी में जैसे डिफरेंस है अभी, हम रुपीस को ही मान लें, रुपीस और डॉलर डॉलर को अपने, जैसे 1 रुपए की इस समय वैल्यू कितनी है, समथिंग 1 रुपए की वैल्यू चल रही है, नहीं सॉरी, हाँ तो मैं क्या बात कर रहा था कि रुपीस और डॉलर की बात कर रहे थे, है ना। तो डॉलर में कैसा होता है कि वहां पे 80 डॉलर दे, नहीं मतलब 1 डॉलर है। हाँ मैं क्या बात कर रहा था कि 1 डॉलर है, उसकी वैल्यू कितनी है, 80 रुपीज। अपनी इंडियन करेंसी में बात की जाए तो कितनी है, 80 रुपए, है ना। तो यदि हमको वहां पे कोई चीज 400 रुपए में है, कोई चीज 400 रुपए की है, मान लीजिए कहाँ पे, अमेरिका में। ठीक है। अमेरिका में कोई 400 रुपए की चीज है, तो उसको हम लोगों को, देखिए डॉलर और अपने रुपीस का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उसमें मान लीजिए हम लोगों को कोई सामान खरीदना है, हम लोगों का क्या वैल्यू चल रही है कि 80 रुपए दो जब हमको 1 डॉलर रहता है। ठीक है। यदि हम सामने वाले को, मान लीजिए अमेरिका वगैरह में डॉलर है, तो हम उन लोगों को 80 रुपीज देखें जब जाके हमको 1 डॉलर मिलेगा। मान लीजिए वहां पर किसी चीज की कीमत 5 डॉलर है ना, तो वो तो इंडियन करेंसी में तो 400 रुपये हो जाएगी। तो कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, उन लोगों के लिए तो वैसे 5 डॉलर है, लेकिन अपने लिए तो वो 400 रुपीज हो गया। अपन थोड़ी 5 रुपए को 5 डॉलर के इक्वल मान सकते हैं, नहीं मान सकते ना। तो वही डिफरेंस आ रहा था कि जब अलग अलग करेंसीज थी तो भाई अपनी स्टेट करेंसी खुद अपने
मुद्रा की अलग वैल्यू करके रखे था कि हमारे में तो इस मुद्रा की इतनी वैल्यू होगी। तो एक करेंसी का डिफरेंस आ रहा था। आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया गया कि एक कोई कपड़ा था, वो मान लीजिए आप एक स्टेट में खरीद रहे हो तो इतने ही उसी रुपए में वो 55 सेंटीमीटर मिल जाता था। लेकिन मान लीजिए वो आप दूसरे स्टेट में खरीद रहे हो तो वो इतने ही पैसे में 52 सेंटीमीटर मिल रहा था। तो ये प्रॉब्लम जा रही थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? एक टैक्स की, हर स्टेट का अपना अलग अलग टैक्स लग रहा था। और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? करेंसी की। तो फिर अब जो अगला सुधार था वो किसकी तरफ था? वो इन्हीं की तरफ था। फिर क्या हुआ? उन लोगों ने एक एक्ट बनाया। उन लोगों ने एक एक्ट बनाया किसको? इस ये सब चीजें, ये टैक्स वगैरह जो लग रहा था या जो करेंसी का डिफरेंस आ रहा था, इसको हटाने के लिए उन लोगों ने एक एक्ट बनाया। और उस एक्ट को क्या नाम दिया उन लोगों ने? 1834 में एक उनने यूनियन दी जिसका नाम था जॉल्वेरियन, है ना? तो 1834 में एक उन्होंने कस्टम यूनियन बनाई, ये सब टैक्स वगैरह को हटाने के लिए। तो जब ये सब टैक्स हट गए तो टैक्स कहाँ से? जो 39 स्टेट्स थे ना, उनकी करेंसी थी, लगभग 39 स्टेट की 39 करेंसी ही थी। तो वो 39 करेंसी को वो हटा के कहाँ तक ले आए? दो तक। मतलब जो पहले 39 करेंसीज थी, अब सिर्फ दो करेंसीज बची थी। जो 39 स्टेट्स थे ना, उनमें सिर्फ अब कौन कौन सी करेंसी चल रही? सिर्फ दो करेंसी चल रही थी। तो इससे काफी आसान हो गया। और जो आलतू फालतू जो टैक्स था वेट और मेजर्स के ऊपर लग रहा था ना, क्वांटिटी उनकी मात्रा के ऊपर लग रहा था, वो सब हटा दिया। अब ये सब हट गया तो काफी बढ़िया व्यापार चलने लगा। फिर व्यापार को बढ़िया चलाने के लिए एक और चीज चालू हो गई। क्या चालू हुआ? रेलवे सबसे बड़ा। मान ली वहां पे फिर रेलवे लाइन वगैरह डलने लगी। जब रेलवे नेटवर्क चालू हुआ तो व्यापार और आसान हो गया, है ना? देखिए अब मान लीजिए हमको किसी दूसरे स्टेट में सामान में जाना है, तो कितना लेके जा सकते हैं एक बार में? कितने ट्रक्स वगैरह में कितना सामान मिलेगा? लेकिन यदि रेलवे से जा रहा है वही सामान, तो हम लोग का यातायात कितना आसान हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो जाता है। तो सेम रेलवे नेटवर्क आने से भी काफी आसान हो गया। तो जो हमारा ये टॉपिक था कि स्वतंत्रता क्या थी, स्वतंत्रता का मतलब क्या था? तो स्वतंत्रता का यही मतलब था कि पहले लोगों के ऊपर जो किसान वगैरह से वर्कर से जो टैक्स ले रहे थे आप उसको हटा दीजिए। सेकंड क्या था? कि सबको वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, है ना? चाहे वो गरीब लोग हो, निम्न लोग हो, वुमेन हो, महिलाएं हो, सबको अधिकार होना चाहिए, ठीक है। फिर थर्ड में क्या था? कि व्यापार व्यापार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो वो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे टैक्स को हटाया, करेंसीज को हटाया, ये सब चीजें हट गई। फिर जो आपका अगला टॉपिक आता है, अगला टॉपिक आता है आपका कि 1815 में क्या नए कंजर्वेटिव्स आए, है ना? कंजर्वेटिव्स का सबसे मतलब पहले तो मतलब होता है कि रूढ़िवादी, है ना? लेकिन यहाँ पे उसका वो मतलब नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा कि धरोहर को एक प्रकार से कह सकते हैं कि कैसे उन्हें संभाल के रखा। तो सबसे पहले तो क्या हुआ 1815 में? 1815 में एक बहुत बड़ी चीज हुई कि नेपोलियन हार गया, नेपोलियन का शासन खत्म हो गया। नेपोलियन को किसने हराया? नेपोलियन को इन्हीं लोगों ने हराया जिसमें अपना ब्रिटेन वगैरह है। ब्रिटेन है, रसिया है, ऑस्ट्रिया है या प्रसिया है। ये जो चार, इन लोगों ने मिलकर क्या किया कि ब्रिटेन को हरा दिया। सॉरी, इन लोगों ने मिलकर क्या किया कि नेपोलियन को हरा दिया। नेपोलियन हार गया। तो लेकिन इनके साथ में क्या हुआ कि जो नेपोलियन की, उसके शासन में जितनी भी धरोहर थी, चर्च वगैरह थे या और भी चीजें थी, तो इनने उन सबको संभाल के रखा। इनकी क्या आइडियोलॉजी रही कि यार ये जो भी चीजें हैं या जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो मोनार्ची वाली व्यवस्था चली आ रही थी ना, जो राजा लोग शासन करते थे, तो इनने उसी पे वर्क करते रहे। पहले तो इनने जितने भी वहां पे प्राकृतिक धरोहर वगैरह थी उनको संभाल के रखा। और दूसरा चीज, उनने शासन का भी वही चलने दिया, उसी फ्लो से चलते रहा। इसमें आपको ना इस वाले जो टॉपिक है कंजर्वेटिव ऑफ 1815, इसमें यही दो तीन चीज याद रखनी है कि 1815 में सबसे पहले तो नेपोलियन हार गया, है ना? उसके बाद में एक और दूसरी चीज हुई थी, ट्रीटी ऑफ वेनेमा। तो ट्रीटी ऑफ वेनेमा में क्या था? ट्रीटी ऑफ वेनेमा में क्या हुआ कि वो सबसे पहले तो किसके अंदर हुई? एक ब्रिटिश अपने जो एक ब्रिटिश एक चांस सॉरी एक ऑस्ट्रेलियन चांसलर थे जिनका नाम था ड्यूक मैटरनिच। ये भी आप लोगों का क्वेश्चन है, पिछले साल शायद बोर्ड में भी पूछा गया है। पिछले साल नहीं है, उससे पहले के पेपर में भी बोर्ड में आया है। नेपोलियन किस सन में हारा था, वो भी आप लोगों का क्वेश्चन है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा याद रखना। तो ड्यूक मैटरनिच नाम के एक थे, उसमें ट्रीटी ऑफ वेनेमा हुई। तो ट्रीटी ऑफ वेनेमा में क्या था?
ट्रीटी ऑफ वेना में क्या था, ये भी 1815 में हुई थी। ट्रीटी ऑफ वेना में क्या था कि जो एक्सपांशन हुआ था फ्रांस का, है ना, सबसे पहले तो उस पे लगाया गया कि जो अपनी बॉर्डर्स होती हैं उनको एक प्रकार से देखा जाए तो, कि अब बॉर्डर को वो कर दिया था कि फ्रांस की बॉर्डर यहीं तक है, इससे आगे नहीं फैलेगा। ठीक है, क्योंकि क्या किया था नेपोलियन ने ये किया था कि जो बाकी के, मैंने आपको बताया था कि उसने आर्मीज भेजाए दूसरे देश को आजाद करने के लिए, तो उसने क्या किया, उनको आजाद तो करवा लिया, जो और दूसरे शासक वहां पे शासन कर रहे थे उनसे आजाद करवा लिया, लेकिन उनसे आजाद करवाने के बाद क्या किया उसने, उनको मिला लिया फ्रांस में। तो वही था कि सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वेनिस का मतलब था कि अपने अपने वहां पे जो स्टेट्स हैं, वहाँ सॉरी अपनी अपनी जो कंट्रीज है, स्टेट्स हैं, उनकी ना सीमा बांध दी जाए कि आप लोग यहीं तक हैं, आप इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। ट्रीटी ऑफ वेना का यही मतलब था। ये भी कब हुई थी, 1815 में हुई थी। किसके अंडर में हुई थी, उस समय एक ऑस्ट्रेलियन वाइस चांसलर थे, ड्यूक मैटरनिच नाम था जिनका। ठीक है, तो यही था कि सबको अपनी अपनी बॉर्डर्स का ध्यान रखना है, आप लोग यहीं तक हैं, उसके आगे नहीं जाएंगे। जैसे कि इसमें बुक में दिया है आपका कि जो रसिया है वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, है ना, रसिया को पोलैंड को कुछ पार्ट दे दिया था रसिया का, वो उन लोगों ने किया। रशिया का कुछ पोर्शन किसको, सैक्सोनी को दे दिया। ये सब तो मतलब कंट्रीज के नाम वगैरह है कि किसका किस किस का पार्ट इन, किस किस की सीमा इनने छीन ली गई थी। तो ट्रीटी ऑफ वेना के अंदर वो है, सब सीमा अपनी अपनी कंट्रीज को लौटा दी गई। ठीक है, और यही किया गया कि अब आपकी सीमा यहीं तक है, आप इससे आगे नहीं आए। ठीक है, तो आज का ये वाला आपका टॉपिक यहीं तक था। उसके बाद आपका एक और नया टॉपिक आता है कि क्रांति क्या थी, क्रांतिकारी कौन कौन थे, क्रांति क्या 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 क्रांति हुई। तो इसमें जो अगला टॉपिक है आपको, द रिवॉल्यूशन, इसमें एक रिवॉल्यूशन हुआ था जो, उसमें एक आपको नाम रखना है, नाम याद रखना है आपको। उस व्यक्ति का नाम क्या था, जिस व्यक्ति का नाम याद रखना है उसका था गुस्सीपी गुस्सेट मैजनी करके, GUI। तो देखिए, आपको इस नाम को याद रखना है, क्योंकि इसमें देखिए क्वेश्चन में जो आप क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं अपन, जो लास्ट में होते हैं चैप्टर के, उसमें दिया भी गया है कि इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखिए, है ना। तो इसका, ये जो क्रांतिकारी थे गुस्सेप मैजने, इनका जरूर आप नाम याद रखिएगा। देखिए इनने क्या किया कि जब ये सब चल रहा था, तो अभी स्वतंत्रता की बात चल रही है, तो क्या हुआ कि जो इतना सब कुछ हुआ, तो इसमें अब जो नए नए जो क्रांतिकारी वगैरह थे, वो अब कैसे काम कर रहे थे, अंडरग्राउंड छुप कर काम कर रहे थे। नई नई सोसाइटीज बन रही थी यूरोप में, और कैसे अंडरग्राउंड सोसाइटी, मतलब उनका छुप कर काम चल रहा था। जो भी क्रांति वगैरह का काम है, या जो भी बातचीत होती थी उन लोगों की, वो कैसे होती थी, ऐसे बाहर आंदोलन नहीं करते थे, वो छुप छुप के आंदोलन चल रहा था उनका। तो उसमें एक सबसे बड़ा नाम आता है इनका। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1807, 1807 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, गेनुआ, GENOA, मतलब गेनुआ पढ़ेंगे, जेनुआ जो भी है, वहां पे इनका हुआ। तो इनको सबसे ज्यादा हाईलाइट क्या हुआ कि इनको 24 साल की एज में, ये एक जगह पे, 24 की एज में ये एक जगह पे, कहा, एक कंट्री का नाम है ल्यूग्रिया करके, वहां पे चले गए। वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे आंदोलन चल रहा था। तो ये वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए चले गए, किसको, कौन सी एज में, 24 की एज में। जब ये वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए गए, तो इनको पता चला कि यार यहाँ पे और दो सोसाइटी है ना, एक यंग इटली करके मैर्सिलेज में, और एक यंग यूरोप करके वैरने में। तो ये जो इटली और, क्या कौन कौन सा, एक इटली और दूसरा यंग यूरोप, ये दो और सोसाइटीज है जो भी अंडरग्राउंड वहां पे काम कर रही है ना। तो ये उनसे मिले, तो फिर वहां इनको समझ में आया कि यार नहीं, और भी जो सोसाइटीज हैं या और भी क्रांतिकारी हैं, वो भी मेरे साथ हो सकते हैं, है ना। तो इन लोगों ने ऐसा सब किया। इनका सबसे बड़ा क्या था कि ये सब चीजें हटाइए, जो शासन आपका जो चला आ रहा है ना, राजाशाही वाला, इस सब चीज को हटा दीजिए। तो इनका सबसे बड़ा वही था। इनका, आप लोगों को क्या याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म 1807 में हुआ। कहाँ पे हुआ, जेनुआ में हुआ। इनने क्या किया, इनने क्रांतिकारी की, 24 साल की एज में ल्यूजरिया चले गए, वहां पे इनने जाके क्रांतिकारी की। वहां पे इनको और दो सोसाइटीज का पता चला, या मतलब ऐसा कह सकते हो कि दो और अंडरग्राउंड जो लोग काम कर रहे थे,
और क्रांति वहां पे सोसाइटी ऐसा बोल सकते हैं, वहां पे और भी बहुत सारे क्रांतिकारी थे, तो उन लोगों से मिले, है ना। इनका सबसे बड़ा क्या वो था कि कैसे क्या चीज खत्म हो, जो चला आ रहा है ना राजाशाही, मतलब जो पहले से शासन करते आ रहा है वो सब चीजें खत्म हो, है ना। और इनको उसके लिए क्या बोला गया वहां पे, एक स्कॉलर बोल सकते हो या जो भी है, तो वो एक मैटरनिच, मैटरनिच अभी बताया आपको। देखो मैटरनिच कौन थे अपने, एक ऑस्ट्रेलियन वाइस चांसलर थे ना, तो मैंने उनको बताया, तो मैटरनिच ने क्या बोला था कि मैटरनिच ने एक सबसे बड़ा एक सेंटेंस बोला था इनके लिए कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर, कि हम जो ये शासन चला रहे हैं ना उसके सबसे बड़ा दुश्मन यही आदमी, गुस्सेप मैजनी। मतलब इसको इतनी ज्यादा नफरत थी उस तरीके के शासन से कि ये इसने क्रांतिकारी की शुरुआत की, इसलिए इनका वो भी आपको शॉर्ट नोट में भी लिखने के लिए दिया गया है। तो आपको इस वाले टॉपिक में यही याद रखना है कि ये व्यक्ति थे जिन्होंने राजाशाही खत्म करने के लिए बोला, और मैटरनिच ने भी बोला था कि सबसे बड़ा एनिमी हम लोगों के सोशल ऑर्डर का। ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिकैप कर लें। हमने सबसे पहले क्या समझा कि हमने वो एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास, मतलब जो उच्च वर्ग के लोग थे उन लोगों का कैसे यूनिटी बनी रहती थी, हमने वो समझा। फिर सेकंड हम लोगों ने समझा कि मिडिल क्लास लोग, एक जो नया वर्ग बना वो कैसे बना, कैसे उन लोगों ने अपने लिए धन जोड़ा, फिर वो एजुकेट हुए, ऐसे ऐसे करके। ठीक है। फिर हम लोगों ने आगे क्या पढ़ा कि स्वतंत्रता क्या है। तो स्वतंत्रता में वही था कि ये जो हम लोगों से टैक्स लिया जा रहा है, जो किसानों के ऊपर इतनी ज्यादा जुल्म किया जा रहा है, वो सब कैसे हटे। वो सब उन लोगों ने कहाँ से उन लोगों ने शिक्षा ली, फ्रांस से ही ली। फिर और दूसरी चीज क्या था कि सबको वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, सफरेज करके जो वर्ड है ना। चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो आर्टिसियन हो, पीसेंट हो, वर्कर्स हो, सबको वो मिलना चाहिए अधिकार। फिर तीसरा चीज क्या था कि व्यापार, व्यापार सही होना चाहिए, सभी राज्य में अलग अलग टैक्स लिया जा रहा था वहां पे। जितने भी 39 स्टेट का एक संघ बनाया गया था, वहाँ की अलग अलग करेंसी थी, तो वो सब करेंसीज को खत्म किया उन लोगों ने, आलतू फालतू टैक्स खत्म किए। फिर रेलवे आई, रेलवे की वजह से काफी ज्यादा हुआ ना। फिर अगला जो हम पढ़ते हैं कि रिवॉल्यूशन जब चल रहा था, ये सब धीरे धीरे हो रहा था, तो एक गोसिप इमेजनी करके आए, क्योंकि देखो धीरे धीरे सुधार तो हो रहा था लेकिन चला क्या आ रहा था, वही राजाशाही चली आ रही थी, है ना। तो इनका सबसे बड़ा वही टारगेट था कि हमको यही हटाना है। तो मेटरनिस थे जो वाइस चांसलर, मेटरनिस ने बात भी की कि ये आदमी हमारे सोशल ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, गोसिप इमेजनी। तो आज तक जो हमने पढ़ा वो यहीं तक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू सो मच।